नमस्कार। सामान्य विज्ञान के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है भौतिकी या भौतिक विज्ञान। तो हम सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान को पढ़ेंगे। तो आइए सीधी चर्चा करते हैं। तो इसकी 3 शाखाएं याद रखिएगा, तो हम इनको क्रमशः पढ़ेंगे। पहले हम भौतिक विज्ञान पर शिफ्ट होंगे, इसके बाद हम रसायन विज्ञान की चर्चा करेंगे और अंततः हम करेंगे चर्चा जीव विज्ञान की। तो ये महत्वपूर्ण 3 शाखाएं रहेंगी, आपकी संबंधित होंगी जो साइंस से, विज्ञान विषय से। ठीक है, तो चलिए क्या क्या हम अध्ययन करते हैं विज्ञान विषय में। तो जो विज्ञान होता है, जनरल साइंस होता है या सामान्य विज्ञान होता है, इसके अंतर्गत हम बहुत सारे फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स यानी जो भौतिकी के मूल विषय हैं, मूल अवधारणाएं हैं। उदाहरण के तौर पे अगर बात की जाए, आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे प्रक्रम होते हैं, चाहे वो आपके आसपास हो और चाहे वो आपके किसी भी द्रव्य के रूप में हो, चाहे वो ठोस, द्रव, गैस, किसी भी रूप के प्रक्रम हो, किसी भी रूप की क्रियाविधियां हो। तो हर चीज का अपना एक रसायन विज्ञान होता, अपना एक विज्ञान होता है। वो फिजिक्स भी हो सकता है, रसायन भी हो सकता है और जीव विज्ञान भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पे आपका पूरा शरीर ही जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपके आसपास, आपके वातावरण के आसपास, आपके ये पारिस्थितिक तंत्र में जो भी कुछ घटित हो रहा है, जो भी आपके पर्यावरण में घटित हो रहा है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, हर चीज का अपना एक वैज्ञानिक महत्व होता है। विज्ञान की दृष्टि से अपना एक उद्गम होता है और अपनी एक उपस्थिति होती है और अपना एक अंत होता है। तो इसलिए विज्ञान विषय हमें पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि चीजों की वास्तविक समझ इससे विकसित होती है। एक होता है फिलॉसफी या फिर एक दर्शन शास्त्र की दृष्टि से, जैसा कि बुद्ध जी ने कहा था, महात्मा बुद्ध ने, तथागत कहलाते हैं इसलिए बुद्ध, क्योंकि वस्तुओं के वास्तविक जानकार कहे जाते हैं। और एक ये होता है विज्ञान के अंतर्गत, जिसमें आप वस्तुओं के वास्तविक जान सकते हैं, वस्तुओं को उनकी संरचना की दृष्टि से। वो फिलॉसफी की दृष्टि से था जो बुद्ध ने कहा था, लेकिन आपका ये संरचना की दृष्टि से, आखिर निर्माण कैसे हुआ। तो कुल मिला के हम जैसे वायु कैसे बनी आपकी, ये वायु है क्या चीज, पानी क्या है, जल क्या है, आप जल पढ़ते हैं, यौगिक है, जल तत्व है, क्या है आखिर जल। तो ये समस्त जो बातें हैं, आपके जो मेटल होते हैं, ये इतने कुछ मेटल इतने पास क्यों होते हैं, कुछ मेटल इतने हार्ड क्यों होते हैं, कुछ मेटल आप कुछ चीजें आप छू भी नहीं सकते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो ये समस्त चीजों को हम विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो मुझे ये समझ, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कि ये समझ में आ जाए कि आखिर आपको विज्ञान पढ़नी क्यों है, विज्ञान पढ़ने से लाभ क्या होगा आपको। तो लाभ ये होगा कि आप वास्तव में अपनी दुनिया को समझ पाएंगे, एक बेहतर जीवन की समझ बना पाएंगे। इसके अलावा आप परीक्षा को भी तो उत्तीर्ण कर ही लेंगे, लेकिन इसके साथ एक अकुशल व्यक्तित्व भी बनकर निखरेंगे, अगर आप विज्ञान की अच्छी समझ रखते हैं। तो जो सामान्य विज्ञान है, ये फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स यानी जो भौतिकी के मूल विषय हैं, इनको अध्ययन करती है। रसायन विज्ञान और बायोलॉजी के इन तीनों ही शाखाओं का मुख्य अध्ययन करती है। इनके जो फंडामेंटल होते हैं, इनकी जो मूल चीजें होती हैं, उनका अध्ययन करती है। इसके अलावा ये क्या इंक्लूड करती है, स्टडी ऑफ फोर्सेस, मोशन, फोर्सेस यानी बल, गति, ऊर्जा और मैटर, इसके अलावा केमिकल रिएक्शन। तो कुल मिला के जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अध्ययन है, बायोलॉजी के फंडामेंटल्स का अध्ययन है, तो ये उसी के विषय, ये फिजिक्स के विषय हो जाएंगे और ये आपका केमिस्ट्री का विषय हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे। तो कुल मिला के हम इसमें बल, गति, ऊर्जा क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे हम। इसके अलावा मैटर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, अगर प्रकाश संश्लेषण होता है, हम बोलते हैं ना लोग कि पेड़ नहीं काटने चाहिए, तो पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए, इन सब चीजों का आपको उत्तर मिलेगा। ह्यूमन बॉडी क्या है, कैसे हमारा शरीर काम करता है, तो इन सब चीजों के बारे में आपको सारे विषय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगर आपको इससे ये भी पता चलेगा, अगर पत्ते हरे दिखते हैं तो ये हरे क्यों दिखते हैं, कुछ पत्ते पीले क्यों दिखते हैं, आपको ये समझ में आएगा कि आपको ये कलर क्यों दिखते हैं अलग अलग। ये सारी चीजें हम फिजिक्स के अंतर्गत काउंट करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो आइए कुछ बेसिक बात कर लेते हैं फिजिक्स के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो फिजिक्स की शुरुआत कहाँ से होती है, मात्रक इकाइयों के साथ होती है। ये इसलिए पढ़ना आवश्यक है क्योंकि अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आगे चल के जब शब्द बोले जाएंगे आपको कुछ, तो वो कुछ शब्द समझ में नहीं आएंगे। इसलिए मात्रक इकाई पढ़नी आवश्यक होती है। तो क्या होता है इनका उपयोग, देखिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं। उदाहरण के तौर पे
जैसे कि हमने इतिहास में बात की थी क्लासिकल एज, क्या गुप्त काल में हमने चित्रकला को क्लासिकल मान लिया था। तो जिस चित्रकला को क्लासिकल मान लिया था, यानी आगे के लोग जब चित्रकला बनाएंगे ना, तो ये चित्रकला बनाते समय ध्यान रखेंगे कि हमको गुप्त काल जैसी जो अजंता में चित्रकला है ऐसी चित्रकला बनानी है। बस यही कॉन्सेप्ट काम करता है आपके मात्रक में, फिजिक्स में, साइंस में। इसमें क्या किया लिया जाता है, एक परिमाण, एक जो वस्तु है, एक जो भार है, एक जो चीज है, इसको हम मानक मान लेते हैं, मतलब ये आदर्श हो गया आपका। अब इसी आदर्श के सापेक्ष, ये आदर्श आपने 1 किलो बोल दिया, अब इसी आदर्श के सापेक्ष जब भी कोई 1 किलो का कार्य करेगा तो वो इसको ध्यान में रख के करेगा। यही मात्रकों का कार्य होता है मूलतः। ठीक है, अब बेसिक अवधारणा समझ गए होंगे कि आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये चीज आई। इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। भौतिक राशियों के मापन के लिए 4 पद्धतियां प्रचलित रही हैं। इसमें पहली पद्धति है सीजीएस पद्धति। क्या होती है सीजीएस? इसको बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। सेंटीमीटर यानी ये लंबाई का मात्रक हो जाएगा। सेंटीमीटर तो लंबाई नापी जाती है ना, सेंटीमीटर, इंच, फुट, मीटर से किलोमीटर, हेक्टेयर, किलोमीटर, इसके बाद मील, है ना, ये सब। ग्राम क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा वजन का मापक, वजन। और सेकंड क्या हो जाएगा? इस समय का मापक हो जाएगा, समय का मात्रक हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसको सीजीएस पद्धति कहा जाता है। इसको फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है, क्योंकि ये फ्रांस में बहुत प्रचलित रही है। दूसरी पद्धति ऐसी हो जाएगी आपकी, दूसरी पद्धति हो जाएगी एफपीएस। ये एफपीएस पद्धति क्या होती है? एफपीएस ये ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं इसको। ये ब्रिटेन में बहुत ज्यादा चर्चित रही है, मतलब प्रचलित रही है। इसको बोलते हैं फुट, पौंड। आपने सुना हो कि वहां पे जब वजन को तौलते हैं तो वो लोग पौंड की बात करते हैं, कितने पौंड का है ये, मतलब कोई सामान है तो कितने पौंड की है, बॉल कितने पौंड की है, या इसकी बात करते हैं वजन के लिए। यहाँ पे ग्राम की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पौंड की बात करते हैं। और ये क्या हो जाएगा? सेकंड। तो ये हो जाएगा एफपीएस पद्धति, पौंड, या फिर इसको पाउंड कर दीजिए, पाउंड। इसको पाउंड भी बोला जाता है, पाउंड ज्यादा सही शब्द रहेगा, तो पाउंड ही याद रखिए आप। ठीक है, तीसरा हो जाएगा एमकेएस पद्धति। ये क्या हो जाएगा? मीटर, किलोग्राम और सेकंड पद्धति हो जाएगी ये एमकेएस, यानी मीटर, किलोग्राम। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर होगा, आदर्श मात्रक, क्योंकि सेंटीमीटर बहुत छोटा मात्रक था, इसके हिसाब से आगे चल के गणना करना मुश्किल हो जाती, इसलिए आगे चल के मीटर, सेकंड एमकेएस पद्धति आई। इसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ये 3 चीजें होती हैं, और इसी का विकसित रूप है आगे चल के एसआई पद्धति। इसको 1960 में पेरिस में अंतरराष्ट्रीय मापतौल के महाधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया था। वर्तमान में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसमें 7 मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, तो ये एमकेएस जो पद्धति है, इसी का अगला रूप है एसआई पद्धति। तो एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं। मूल मात्रक याद रखिएगा, यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं। इसमें पहला मूल मात्रक हो जाएगा लंबाई। लंबाई का, एसआई का मूल मात्रक क्या होता है? मीटर। और इसका संकेत होता है, जो संकेत होते हैं ना कि आपको किसके दर्शाने होते हैं, जैसे आप बोलते हैं कि 2 मीटर की लंबाई है, तो 2 आप ऐसे मीटर लिख देते हैं इंग्लिश में, या 2 मीटर ऐसे लिख देते हैं। तो यही संकेत हमें देखना है। ये स्मॉल में लिखा जाता है मीटर, कैपिटल में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, ये स्मॉल कैपिटल का याद रखिएगा। लंबाई मीटर, इसका क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा संकेत। दूसरा हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है? किलोग्राम होता है, किलोग्राम। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जो मात्रक नहीं, संकेत क्या हो जाएगा? संकेत, ये मात्रक हो जाएगा, ये हो जाएगा केजी, किलोग्राम। ठीक है, ये सब दोनों स्मॉल में है, याद रखिएगा। तीसरा हो जाएगा आपका समय। समय का हम जानते हैं, बात कर जो सेकेंड, इसको डिनोट कैसे करते हैं? एस से करते हैं, स्मॉल एस से। इसके बाद चौथा हो जाएगा, ये प्रश्न बन सकता है, अगर वो पता है प्रश्न दे देगा, सेकेंड का संकेत होता है, ऐसे लिख देगा वो, और फिर इसके बोले इसमें ऑप्शन दे देगा, पहला कैपिटल एम, दूसरा लिख देगा स्मॉल एम, तीसरा लिख देगा स्मॉल एस, चौथा लिख देगा वो कैपिटल एस। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इस तरीके से, तो याद रखेंगे इन सब बातों को। चौथा हो जाएगा आपका ताप। ताप का क्या हो जाएगा? केल्विन होता है, इसका मात्रक केल्विन। इसका जो संकेत होता है ये कैपिटल के होता है, याद रखिए कैपिटल के होता है। पांचवा हो जाएगा इसमें विद्युत धारा। विद्युत धारा का होता है एम्पियर होता है। एम्पियर में मापते हैं ना कितने एम्पियर करंट आ रहा है।
तो ये एम्पियर इसका हो जाएगा कैपिटल ए हो जाएगा, इसका कैपिटल ए हो जाएगा संकेत, ठीक है। और छठवां हो जाएगा जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कैंडला, कैंडला, और दूसरा हो जाएगा इसका मत वो हो जाएगा सीडी। सातवां हो जाएगा पदार्थ का परिमाण, पदार्थ परिमाण, ये हो जाएगा मोल, मोल, और ये MOL इसका साइन होता है। ये सब आप चीजें याद रखेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए। यहाँ के कुछ सीधे प्रश्न बनते हैं, अगर न्यूटन की थ्योरी में हम पहुंच जाते तो आपको समस्या हो जाती, इसीलिए इन सब के बारे में जानना बहुत ज्यादा है। इसके अलावा मीटर की कुछ नई परिभाषाएं बदल गई हैं। एक नई परिभाषा आई है मीटर के लिए, एक नई परिभाषा कहते हैं 1 मीटर की वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की किरण सेकंड के 1/2.99792 हिस्से में तय करती है। तो ये आपको याद तो नहीं रखना, याद नहीं ही आप रख पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ नई परिभाषाएं आ गई हैं, इतना याद रखिएगा। सेकंड की मीटर की परिभाषा नहीं आ गई है, किलोग्राम की परिभाषा नहीं आ गई है, इसके अलावा सेकंड की परिभाषा भी नहीं आ गई है, ठीक है। तो ये सब चीजें याद रखिएगा। एम्पियर की परिभाषा भी नहीं है, केल्विन की परिभाषा और कैंडेला की परिभाषा भी नहीं है, तो ये सब आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इन्हीं भौतिक राशियों से आगे चल के व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं। ये जो भौतिक राशियां हैं इनको मूल क्यों कहते हैं, आखिर आपके मन में शब्द होगा, क्योंकि आगे चल के आप देखेंगे इन्हीं जो 7 राशियां हैं, इन्हीं 7 राशियों से आपकी सारे जो अन्य मात्रक हैं ये बनेंगे। उदाहरण के तौर पे जब भी हम कभी आयतन की बात करते हैं कि आयतन क्या है, तो आयतन को किससे काउंट करते हैं, आयतन इसको कहते हैं लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई करते हैं ना, लंबाई चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। और जब हम इसका सूत्र लिखते हैं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होता है मीटर के साथ डिनोट की जाती है, तो हम इसमें लिखेंगे मीटर, मीटर की पावर 3, ये इसका संकेत हो जाएगा। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणा कर दिया, यानी लंबाई का ही तरीके से किया, तो ये मीटर क्यूब हो गया। आप देखेंगे आगे चल के हम बेग निकालेंगे, तो बेग कैसे निकलेगा, बेग क्या होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन आप जानते हैं एक तरीके से लंबाई ही है। विस्थापन मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह का ये विस्थापन हो गया। तो एक तरीके से जो लंबाई को ही आपने काउंट किया ना, लंबाई पे ही आप चले ना, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा विस्थापन बटे समय। इसमें हो जाएगा लंबाई, और ये अपना लंबाई यानी मीटर हो जाएगा, लंबाई का मात्रक मीटर, और ये हो जाएगा सेकंड। तो बस सूत्र यहाँ पे बन गया, मीटर सेकंड की इनवर्स या मीटर अपॉन में सेकंड हो जाएगा, मीटर बटे सेकंड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये दोनों ही सही है, ठीक है। मीटर अपॉन में सेकंड इसका हो जाएगा, वैसे मीटर पर सेकंड इनवर्स भी इसको लिखते हैं। इसी तरीके से आपका ये बल हो जाएगा। तो बल बराबर क्या होता है, ma यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो ma हो जाएगा। तो द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान एक तरीके से द्रव्यमान आप देखेंगे तो ये किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं ना, ये आप देखिए ये लिखा हुआ था किलोग्राम में नापते हैं। और त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण आपका हो जाएगा मीटर अपॉन में सेकंड, क्योंकि विस्थापन के बाद त्वरण एक नई परिभाषा आती है, वो एक तरीके से ये समय के सापेक्ष में लंबाई को दिखाती है, तो मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, तो इस तरीके से स्क्वायर। तो इस तरीके से इसको न्यूटन भी बोलते हैं, इसकी मात्रा को न्यूटन। कितने न्यूटन का बल लगाया, इतने न्यूटन का बल लगाया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कुल मिला के किलोग्राम और मीटर का उपयोग हुआ ना, तो इसीलिए इसको व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुछ बातों पे बात कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपने आयतन देख लिया, बेग देख लिया, बल देख लिया। बल के अलावा कुछ और 2-4 चीजें देख लीजिए, क्योंकि आपको ये सारी चीजें आगे चल के काम आएंगी बहुत ज्यादा। कार्य, कार्य को क्या बोलते, कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है, बल गुणे विस्थापन कार्य का सूत्र होता है। इसको न्यूटन गुणे मीटर कहते हैं, इसको जूल से भी इसका मात्रक जूल भी होता है, या फिर इसको न्यूटन गुणे मीटर भी इसका मात्रक होता है, ठीक है। कार्य का शक्ति क्या होता है, ये होता है कार्य बटे समय, समय के सापेक्ष कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। इसे जूल अपॉन में सेकंड से भी मापते हैं, इसके अलावा इसको वॉट से भी मापते हैं, शक्ति को कितने वॉट शक्ति लगाई। समतल कोण,
समतल कोण छोड़ दीजिए, आपके काम का नहीं है इतना ज्यादा, आपको इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस एक त्वरण देख लिया हमने, घनत्व देख लीजिए, घनत्व पूछा जाता है। घनत्व क्या होता है? ये होता है द्रव्यमान अपॉन में आयतन। ये द्रव्यमान अपॉन में आयतन होता है। क्या होता है द्रव्यमान? तो ये हो जाएगा किलोग्राम। द्रव्यमान क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम द्रव्यमान का, क्योंकि किलोग्राम होता है मात्रक। इसका क्या हो जाएगा? आयतन का। इसका मीटर क्यूब होता है। अभी हमने ऊपर देखा था ना, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर आयतन होता है किसी चीज का। आयतन क्या होता है? किसी बर्तन में आपने दूध डाला तो इसमें जैसा भी ये शेप ले लिया, जैसा ये चला जाएगा, तो इसको आयतन ही बोलते हैं, इसको बर्तन का आयतन बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से घनत्व तो क्या हो जाएगा? तो घनत्व की परिभाषा जाएगी किलोग्राम गुणे मीटर क्यूब। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। ये इनवर्स में चला जाएगा। इनवर्स में क्यों चला गया? माइनस क्यों लग गया? क्योंकि हमने इसको गुणा में लिख दिया। अगर हम इसको लिखते भाग में विभाजन में ही लिखते, तो अब इसका होता किलोग्राम अपॉन में मीटर क्यूब। ये इसका फिर इसमें इनवर्स नहीं लगता, माइनस नहीं लगता साइन, जो गुणा में लगा है। ठीक है, ये आपको बेसिक पता होगा मैथ्स का, तो उससे संबंध समझ में आ जाएगा आपको। तो ये सब आप कुछ फॉर्मूले याद रखेंगे। ये फॉर्मूले अति आवश्यक हैं आपके लिए। तो आइए अब बात करते हैं न्यूटन के गति के प्रथम नियम पर। न्यूटन के गति के प्रथम नियम पर क्या है आखिर ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम? तो न्यूटन आप जानते हैं, डॉक्टर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। तो इनकी इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हैं। इन्होंने गति के सिद्धांत दिए हैं, इसके अलावा कुछ अन्य सिद्धांत भी इन्होंने दिए हैं, सबकी बात करेंगे। ठीक है, तो आइए गति के प्रथम नियम पे बात कर लेते हैं पहले। तो इन्होंने न्यूटन के गति के प्रथम नियम क्या है? तो पिंडों अथवा वस्तुओं, कुछ पिंड या वस्तुएं, कुछ समझ लीजिए, वस्तुओं की बात कर रही है, कि गति का वर्णन करने के लिए न्यूटन ने 3 नियम परिभाषित किए हैं। इन 3 नियमों को न्यूटन के गति के नियम कहा जाता है। न्यूटन के गति के नियम बल की परिशुद्ध परिभाषा देते हैं। ये बल के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बल की परिशुद्ध परिभाषा देते हैं और वस्तु पर लगाए गए बल तथा उसके द्वारा प्राप्त की गई गति को अवस्था के बीच संबंध स्थापित करते हैं। इस पर बल लगेगा तो इसके बाद ये गति करेगी, तो इनके बीच में क्या करते हैं? अंतर संबंध स्थापित करते हैं न्यूटन के गति के नियम। अभी हम बहुत अच्छे एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम समझेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। बल याद रखिएगा, वही F_m/a। अभी हमने पढ़ा था मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल का सूत्र होता है। तो ये सूत्र याद रखेंगे तो आपको बल समझ में आएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है? न्यूटन का प्रथम नियम बोलता है कोई विरामस्थ वस्तु, प्रथम नियम के अनुसार कोई विरामस्थ वस्तु, यानी ये वस्तु रुकी हुई है, ठीक है, कोई विरामस्थ वस्तु विरामावस्था में ही बनी रहेगी। वो गतिमान वस्तु निरंतर एक समान चाल से गतिमान रहेगी जब तक कि उसकी विरामावस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए बाहरी बल के द्वारा उसे बाध्य नहीं किया जाता। ठीक है, ये है इसका अर्थ। कुछ समझ में आया आपको? शायद नहीं, इसको समझ लेते हैं। आप देख रहे हैं ये वस्तु है ना, ये विराम अवस्था में है तो विराम ही रहेगी। आप कहेंगे तो निष्क्रिय वस्तु है तो कैसे विराम ही रहेगी? तो ये आप सोचते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ये वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, लेकिन ये वस्तु अगर गति अवस्था में है तो हमेशा गति अवस्था में रहेगी। ऐसा कैसे है? आप सोचिए, आप सोचते होंगे क्योंकि आप कभी एक्सीलेटर में पैर दबा दें, ठीक है, गाड़ी चलने लगती है, तो आपका फिर इस पर एक थॉट आएगा कि जब हमने एक्सीलेटर दबा दिया गाड़ी में तो गाड़ी तो हमेशा चलती रहनी चाहिए, तो फिर गाड़ी रुक के हो जाती है एक समय के बाद। मतलब अगर हम ब्रेक ना भी लगाएं तो भी रुक जाती है वो, इसलिए क्योंकि कुछ ना कुछ बल कार्य करते हैं, बाहरी बल कार्य करते हैं इसको रोकने के लिए। तो इन बलों के कारण ये गाड़ी रुक जाती है। ये वस्तु स्थिर अवस्था में बनी रहती है जब तक, मतलब इस पर कोई बल नहीं लगाया जाएगा। जब तक बल लगाया जाए तभी ये वस्तु स्थिर अवस्था से अन्य अवस्था में पहुंचेगी। इसी तरह ये गाड़ी ना हमेशा चलती रहेगी अगर इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। लेकिन ये बाहरी बल इंसान ना भी लगाए तो प्रकृति लगा देती है। कौन से बल हैं? उदाहरण के तौर पर घर्षण बल हो गया। घर्षण बल लगेगा ना आपके टायर और रोड के बीच में, तो ये प्रकृति के द्वारा ही दिया हुआ बल है, तो ये घर्षण बल हो गया।
उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हवा के द्वारा ही बल लगाया जाएगा, जो हवा है इसको क्रॉस कर रही है ना, तो हवा के द्वारा भी एक बल लगाया जाएगा, तो ये भी गाड़ी को रोकने का कार्य करेगी। तो इस तरीके से आप देखते हैं, इसीलिए तो गाड़ी का ऐसा डिजाइन बनाया जाता है ताकि जो एयर है ये आसानी से इसका फोर्स डिवाइड होता चले और गाड़ी ज्यादा तेज चल सके, गाड़ी में ईंधन की मात्रा कम लगे। तो ये सब जो बल होते हैं, आप कई बार क्योंकि ऐसा सोच रहे हो कि जब तक हम रोकेंगे नहीं गाड़ी को तब तक गाड़ी चलनी चाहिए, लेकिन हाथ से रोकने की बात नहीं है, प्रकृति के द्वारा बल लगाए जाते हैं। इसी तरीके से ये वाला है, ये आपका बल यहाँ पे रखी हुई वस्तु स्थैतिक अवस्था में ही रहेगी। इसको जड़त्व का सिद्धांत भी समझा जाता है, इसको जड़त्व के सिद्धांत में कहा जाता है। जड़त्व का सिद्धांत कहलाता है कि जो वस्तु जैसी विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी, गति अवस्था में गतिमान नहीं रहेगी। एक सीधी रेखा में निरंतर गतिमान रहने की प्रवृत्ति को ही जड़त्व यानी इनर्शिया कहा जाता है। तो ये जड़त्व का नियम समझाता है। जड़त्व के नियम में ये स्थिर है तो ये स्थिर ही रहेगी, ये जब तक बाहरी बल ना लगाया जाए। और ये गतिमान है, गतिमान ही रहेगी जब तक बाहरी बल ना लगे, तो बाहरी बल लगते ही है। अगर ये गाड़ी निर्वात में चल रही होती, निर्वात यानी वहां पे कोई भी प्रेशर नहीं है, कोई भी दाब नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है, ना कोई हवा का प्रेशर है ना किसी चीज का प्रेशर है, तो ये गाड़ी हमेशा चलती रहेगी। तो ये होता है इसमें, ठीक है। जैसे कि हमारे सैटेलाइट भी आप देखते हैं, सैटेलाइट भी घूमते हैं ना चारों तरफ। तो ये आप पहला नियम जरूर याद रखिएगा न्यूटन का, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है, आगे चलिए बात करते हैं। तो वास्तव में जो द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है, तो जड़त्व क्या होता है, ये किसी वस्तु के द्रव्यमान जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, जो अभी हमने बात की थी, मास की बात की थी, मास यानी द्रव्यमान जो होता है ये जड़त्व की माप होती है। मतलब कितना द्रव्यमान लगा हुआ है इसमें, कितना इसमें किलोग्राम है, तो इस हिसाब से इसकी जड़त्व की माप निर्धारित होती है, ठीक है। थोड़ा सा द्रव्यमान और भार में आप अंतर समझ लीजिए, नहीं तो आगे चल के यहाँ पे कंफ्यूज होंगे। द्रव्यमान शब्द बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, एक शब्द होता है भार और एक शब्द होता है द्रव्यमान। क्या होता है, द्रव्यमान को हम डिनोट करते हैं एम से और भार को करते हैं डब्ल्यू से। अब बोलते हैं ना कितने भारी हो तुम, तो ये सब चीजें। तो भार क्या होता है, ये पृथ्वी का आकर्षण बल होता है। आपको पता है पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। और ये क्या होता है, वस्तु का परिमाण होता है, वस्तु का परिमाण। उदाहरण के तौर पे परिमाण, वस्तु कितना स्थान घेरती है, कितनी वस्तु बड़ी है, ये सब चीजें। और भार क्या होता है कि जो गुरुत्वाकर्षण लगाया जाता है पृथ्वी के द्वारा, तो उसके कारण जो आपको बल प्रवर्तित होता है वो भार होता है। इसके अलावा इसका मात्रक न्यूटन होता है, इसका मात्रक ग्राम या किलोग्राम होता है। इसके अलावा वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है। ये बहुत अच्छी चीजें ध्यान रखिएगा, वस्तु का भार भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है। यानी आप ये पृथ्वी है और ये आपके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। तो अगर आप उत्तरी ध्रुव में जाएंगे ना, तो यहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा है, तो यहाँ पे जो भार आप अक्षांशों के बीच में 1 किलो का समझ रहे हैं, उदाहरण दे रहा हूं, एक्यूरेट नहीं बता रहा हूं, 1 किलो का भार है, तो यहाँ आपको ये 2 किलो जैसा फील होगा, 2 किलो जैसा महसूस होगा। तो यहाँ पे कुल मिला के भिन्न भिन्न स्थानों पर जो भार होता है वस्तु का अलग अलग होता है, लेकिन जो वस्तु का द्रव्यमान होता है ये हमेशा अचर रहता है। ये अचर रहता है, अचर का मतलब चर नहीं होता, यानी कभी बदलता नहीं है। अगर ये पेन इस तरीके का है, इसकी संरचना, तो यही संरचना रहेगी और यही इसका परिमाण रहेगा। अगर ये 2 फुट चौड़ी 2 फुट लंबी संरचना है तो ये ऐसी ही रहेगी। लेकिन इसका भार है ना जो इसी वस्तु का, तो इस वस्तु का यहाँ पे भार आ जाएगा, तो भार कम और ज्यादा हो जाएगा। अगर ध्रुवों पे आप चले जाएंगे तो भार ज्यादा हो जाएगा। तो ये सब आपको समझने की आवश्यकता थी, ठीक है। ये समस्या समझ गए होंगे आप, बहुत ही आसानी से, कोई ही बड़ी बात नहीं थी। भार और द्रव्यमान के बीच में अंतर, ये आपको आगे चल के प्रभावित करेगी, ये सब संकल्पना, तो याद रखिएगा। तो आइए दूसरे की बात कर लेते हैं, इसमें हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे कोई कार फ्लोर पे चल रही है, तो जब तक उसको पुश ना किया जाए, जब तक उस पर बल ना लगाया जाए कार पे, तब तक वो कार रुकेगी नहीं। जैसे ही बल लगने लगेंगे तो ये कार अपने आप रुक जाएगी एक समय के बाद। तो इसी को बोलते हैं न्यूटन का प्रथम नियम। इसके अलावा इसका एक दूसरा ऑप्शन हमने बताया ही था, उदाहरण के तौर पे ये बुक रखी हुई है, ये बुक रखी रहेगी हमेशा के लिए जब तक इस बुक पे बल ना लगाया जाए। तो इसलिए बल निर्धारित करते हैं कि ये बुक आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सब आप चीजें जरूर याद रखेंगे। क्या हो जाएगा, F =
ma इसका बल का फॉर्मूला है, हम देख चुके हैं। आइए आगे बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ, यानी न्यूटन का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम, ये क्या है। तो हमने देखा था न्यूटन के गति के प्रथम नियम से यह स्पष्ट हो गया था कि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से उसकी गति में परिवर्तन होता है। गति में परिवर्तन होने का अर्थ है वस्तु में त्वरण के उपस्थित होने से है, यानी गति में परिवर्तन होता है अगर बाह्य बल लगता है। विराम है तो विराम रहेगी, अगर चाल गतिमान है तो गतिमान रहेगी, जब तक उसे बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक रुकेगी नहीं वो। तो गति में परिवर्तन होने का अर्थ वस्तु में त्वरण के उपस्थित होने से है, मतलब त्वरण का मतलब होता है, अभी बात करते हैं इसको साइंटिफिकली बात करते हैं। त्वरण काफी थोड़ा सा भी आपको समझ में नहीं आएगा अगर हम शुरुआत त्वरण से ही करेंगे। तो गति में परिवर्तन होने का अर्थ वस्तु में त्वरण के उपस्थित होने से, अतः किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। अगर आप किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो इसमें त्वरण उत्पन्न होता है। इसको एक उदाहरण से थोड़ा सा समझ लेते हैं, बाद में समझेंगे क्या है ये। बल लगाएंगे तो त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, कुछ समझिए आप। उदाहरण के तौर पे आप अचानक से, एक बाइक खड़ी हुई है आपकी, ठीक है, बाइक खड़ी हुई है अचानक से, और आप उसको अचानक से झटका दे के आगे बढ़ाते हैं, तो ये त्वरण बोलते हैं ना, गाड़ी त्वरित कर रही है, एक्सेलरेशन दबाइए, एक्सेलरेटर दबाइए। गाड़ी में होता है ना, मोटरसाइकिल में एक्सेलरेटर, कार में भी होता है। तो ये कार में जो एक्सेलरेटर है ये त्वरण का ही, इसको हिंदी में ना त्वरण ही बोला जाएगा। एक्सेलरेटिंग करिए तो इसको त्वरण ही बोला जाएगा। त्वरण करिए, त्वरण चलाइए, त्वरण करिए, त्वरण बढ़ाइए। तो इस तरीके से ये आप देखते हैं, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आसानी चीज है, बस समझने की आवश्यकता है। चलिए आगे बात करते हैं कुछ और, इसके लिए कुछ प्रयोग हुए हैं। इसमें देखा गया है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल, अगर हम इसको F नाम दे दें, उस वस्तु के द्रव्यमान, इसी वस्तु के द्रव्यमान m तथा वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a की गुणनफल के बराबर है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, जो इसमें क्या है, बल F किसके बराबर है, बल क्या है, ये F क्या है, आरोपित बल। ये जो वस्तु है ना, ये जो वस्तु है, इस पर F नाम का बल लगाया, ठीक है, F नाम का बल लगाया, तो ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा इसके द्रव्यमान हम बात कर चुके हैं पहले ही, किलोग्राम। द्रव्यमान की हम बात थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर अचर रहता है, हम जान चुके हैं इसके बारे में। तो ये द्रव्यमान हो गया जैसे किलोग्राम, और इसको त्वरण हो गया ए, एक्सेलरेशन F बराबर, तो इसको m से डोनेट करेंगे। इसको आप भार को केजी से करते हैं डोनेट, W को, जो भार होता है ना, इसको वेट बोलते हैं ना, तो इसको केजी से करते हैं। जो द्रव्यमान होता है इसको m से करते हैं, न्यूटन इसकी इकाई होती है, तो ma हो जाएगा। तो क्या इस समीकरण को ही न्यूटन का दूसरा नियम कहा जाता है, याद रखिएगा, F = ma, इसी को ही न्यूटन का दूसरा नियम कहा जाता है। यानी इसमें क्या हुआ, जब किसी वस्तु पर F बल लगाया जाता तो उस वस्तु की ये m × a के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है, बस इतना सा है इसमें। तो ये थोड़ा समझने का प्रयास कर लीजिएगा। इसे न्यूटन का दूसरा नियम कहते हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, हम जानते ही हैं, ठीक है, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो अगर इसमें कहा जाए तो एक न्यूटन क्या है, अगर न्यूटन की अगर हम बात करेंगे तो न्यूटन क्या है, तो एक न्यूटन क्या है, यह वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाए जाने पर उसमें 1 मीटर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है। यानी 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम की, यानी 1 किलोग्राम की कोई वस्तु है, इस पर 1 मीटर का त्वरण ये ले ले, ये 1 मीटर का त्वरण ले ले, यानी 1 मीटर आगे बढ़ जाइए, तो इसको कहते हैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण ले लिए, तो इसको बोलते हैं 1 न्यूटन का बल। ठीक है, चलिए कुछ और बात कर लेते हैं। तो ये सब आप याद रखिएगा। तृतीय नियम पे हम आएंगे, इसके एग्जाम्पल देख लें हम। तो इसमें आप देखते हैं, जो द्वितीय नियम का एक एग्जाम्पल देखते हैं, तो आप देखते हैं इसमें तो संवेग संबंधित कुछ आपको चीजें दिखाई देती हैं। इसमें संवेग परिवर्तन दिखाई देता है आपको, जिसमें आप देखते हैं कि कैच पकड़ते समय जो बॉलर होता है वो अपने हाथ पीछे खींच लेता है, ताकि जो वो है टाइम पीरियड है, जो संवेग परिवर्तन का टाइम है, वेग परिवर्तन का टाइम है, ये टाइम बढ़ाया जा सके। इस तरीके से इसको इस माध्यम से भी समझा जाता है। ठीक है, तो ये वेग संवेग से भी
ये जो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है ये समझा जाता है। आइए बात करते हैं, अब तृतीय नियम की हम बात करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपको पूरी हर जगह आपको ये नियम दिखाई देगा। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया। यानी हर एक क्रिया के विपरीत में एक प्रतिक्रिया होती ही है और यह सार्वसत्व है और ये एक सिद्धांत है प्रकृति का। तो इसका मतलब क्या है? आप देखेंगे गति के तृतीय नियम के अनुसार जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, जब एक वस्तु जो होती है ये किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। इसका क्या मतलब हुआ? जब एक वस्तु पे आप बल लगाते हैं तो ये वस्तु भी अपने आप में विपरीत बल लगाती है, ये कहने का मतलब है। उदाहरण के तौर पे अगर आप कुएं से बाल्टी में पानी खींच रहे हैं तो आप जितना मतलब बल लगा रहे हैं तो बाल्टी भी नीचे की तरफ उतना ही बल लगा रही होती है। ये है इसका अर्थ। इसको और समझ लेते हैं। ज्वार भाटा आते हैं, ठीक है, आप देखेंगे पृथ्वी है, ज्वार भाटा आते हैं। तो ज्वार भाटा कैसे आते हैं? जब चांद इस तरफ होता है तो चांद में आकर्षण एक बल पाया जाता है, ऐसा कुछ अपने बीच में। तो जब चांद की तरफ पृथ्वी को खींचा जाता है, चांद थोड़ा सा आकर्षित करता है पृथ्वी को, तो पृथ्वी क्या है, आगे की तरफ बढ़ती है थोड़ी सी। समुद्र, बाकी तो सब समुद्र भरे है ना, इसमें कुछ स्थल मंडल को छोड़ दिया जाए तो जब प्रकृति आगे की तरफ बढ़ती है, चांद खींचता है तो इसको। लेकिन क्या होता है, और सूरज हो गया, सूरज तो और भी बड़ा मतलब ज्वार आता है। इसको ज्वार भाटा की घटना जानते हैं ना। सूरज क्या करता है, सूरज चांद पृथ्वी को अपनी तरफ खींचते हैं तो बड़े ज्वार आते हैं। लेकिन इसी भार के सापेक्ष पृथ्वी भी तो अपने पीछे एक बल लगाती है ना, प्रतिक्रिया बल, आगे जाने से खुद को रोकती है। इसी को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का बल। इससे क्या है, पानी बहुत आगे तक आता है, फिर उसके बाद पानी लौट जाता है। बस यही होता है। अगर सोचिए आप, ये तो लॉजिक है ना हमारा कि आप किसी बर्तन में पानी रखे हुए हैं और इस बर्तन को लगातार इसी गति से आगे लेते आइए तो ये बर्तन आपको पीछे की तरफ छलकता हुआ नहीं दिखाई देगा। इसका पानी का जो वेग होगा ये इसी तरफ होगा। लेकिन आप देखते हैं जो कटोरे होते हैं पानी के बर्तन के, आप उसको ऐसे ऐसे करिए, मूव करिए उसको दोनों तरफ, तो क्या होगा, पानी इस तरफ ऊपर आएगा, फिर इसके बाद इस तरफ छलकेगा। तो ये हमको ऐसे भी कुछ हम समझ सकते हैं चाहे तो, अगर लॉजिक लगाए हम तो, क्योंकि सारी चीजें एक जैसी होती हैं, बस थोड़ा थोड़ा कुछ अंतर ही होता है चीजों में। ठीक है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का इसको नियम बोला जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है न्यूटन सर का, तो जो आज भी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है मानव जाति की। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो एक हमको यहाँ पे शब्द समझना है, संवेग। संवेग क्या होता है? संवेग एक शब्द समझ लेते हैं, इसमें समझ लेते हैं यहाँ पे संवेग, क्योंकि ये दूसरे नियम से संबंधित है। इसको इंग्लिश में मोमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोमेंटम। क्या होता है संवेग? संवेग होता है द्रव्यमान गुणे वेग की गुणनफल को संवेग बोला जाता है। इसको पी से समझा जाता है। संवेग यानी पी, और इससे क्या होता है, द्रव्यमान यानी एम, वेग यानी वी। तो ये P इक्वल टू एम भी होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। क्या होता है? संवेग एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि होती है यानी इसमें दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है। इसकी सदिश राशि है जिसकी दिशा वेग की दिशा में ही होती है, यानी जिस तरफ वेग चलता है उसी दिशा में होती है। प्रत्येक गतिमान वस्तु में संवेग होता है। संवेग का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये संवेग का मात्रक होता है। तो ये सब याद रखना आवश्यक होता है। संवेग परिवर्तन क्या होता है? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बाह्य बल के समानुपाती होती है। संवेग के परिवर्तन की सदैव बल की दिशा में ही होता है। वह न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का एक अन्य रूप है। तो इसको अगर कहा जाए तो बल समानुपाती संवेग में परिवर्तन, और इसके अलावा हो जाएगा समय के सापेक्ष है। इस संवेग परिवर्तन की दर होती है। बस संवेग परिवर्तन का एग्जांपल आपको बताया था। जब एक बॉलर मतलब एक कीपर बॉल को कैच करता है या फिर कोई भी बॉल को कैच करता है तो वो अपने हाथ नीचे की तरफ ले जाता है धीरे से। तो इससे क्या होता है, जो वेग बॉल का आ रहा था तो वो जब हाथों में आया
तो हाथों को जब पीछे की तरफ खींचते गए तो इससे क्या होता है, जो बॉल का संवेग है इसको ज्यादा समय मिल जाता है और चोट लगने से बच जाती है। आपको ये अगर आपने इमेजिन कर लिया ना ये वाला एग्जाम्पल, तो आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी इन सब चीजों को समझने में। और आपको भले ही आपको ये ना क्लियर हो पाए कि संवेग आखिर क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपको ये थोड़ा सा क्लियर जरूर हो जाएगा आखिर संवेग चीज क्या होती है, ये किससे संबंधित है, ये एक्चुअल में क्या है, तो आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में समझ पाएंगे। सबसे बड़ी बात है, ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखेंगे आप। तो न्यूटन का हमने तीसरा लॉ भी देख लिया है। इसमें हमने देखा किस तरीके से आप एक बल लगाते हैं, उसकी प्रतिक्रिया में एक दूसरा बल लगता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम इस तरीके से देख चुके हैं तीसरे लॉ को। तो ये जो लॉ हैं, तीनों लॉ हैं, ये डिस्कवर किए थे सर आइजैक न्यूटन ने। इनके बारे में कुछ दिया हुआ है, ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने इसके अलावा और भी कुछ खोजें की हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी गति के 3 नियम, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, गति के 3 नियम। इसके अलावा इन्होंने कुछ और भी नियम दिए हैं जो आपके संबंधित हैं भौतिक विज्ञान की अन्य शाखाओं से, ठीक है। तो हम उनकी चर्चा आगे करेंगे, अभी उनकी चर्चा करना ज़्यादा लेंदी हो जाएगा यहाँ पे, तो आगे करते हैं हम उनकी चर्चा। तो आइए एक दो चीज़ों को समझ लेते हैं, इसके बाद में आज अपने इस लेक्चर को हम यहीं कंप्लीट करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण है कार्य। कार्य क्या होता है, किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाए तो उसको कार्य कहा जाता है। यानी वस्तु में बल लगा दिया हमने और इसकी स्थिति परिवर्तन हो गई, ये वस्तु यहाँ पे आ गई, तो इसको क्या कहेंगे, कार्य कहेंगे। अगर सपोज करें आप बल लगा रहे हैं और ये वस्तु आपने वापस यहाँ पे पहुंचा दी और वापस यहाँ से फिर से यहीं पहुंचा दी, तो इसको क्या कहेंगे हम, कार्य तो लगा है लेकिन कार्य का मात्रा कितनी है, 0, 0 है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो कार्य होता है। अगर ये वस्तु आप बल लगाते हैं यहीं पर रहती है तो इसको कार्य नहीं माना जाएगा। तो ये कार्य की परिभाषा होती है, आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है। इसका सूत्र होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, यानी जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में विस्थापन होना चाहिए। विस्थापन क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आपका जगह बदल जाए समय के सापेक्ष, तो इसको विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, इसका सूत्र होता है W बराबर, कैपिटल W है कैपिटल S इंटू स्मॉल एस, स्मॉल एस मीन्स विस्थापन। चलिए अच्छी बात है, आइए कुछ और बात कर लेते हैं। शक्ति अथवा सामर्थ्य क्या होता है, इसको पावर भी बोलते हैं शक्ति को इंग्लिश में। तो शक्ति सामर्थ्य किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं, यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो शक्ति का सूत्र क्या हो जाएगा, शक्ति इक्वल टू क्या हो जाएगा, कार्य अपॉन में समय, कार्य अपॉन में समय। तो इसको शक्ति को P बराबर हो जाएगा W अपॉन में T, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ऐसी एक शब्द है ऊर्जा, तो ऊर्जा भी आपको पता होना चाहिए। ऊर्जा, तो ऊर्जा क्या होता है, इसके अलावा याद रखिएगा एक शक्ति का ही मात्रक होता है अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। क्या होता है, हॉर्स पावर। तो ये अश्व शक्ति क्या होती है, एक अश्व शक्ति बराबर होते हैं 746 वाट। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है जूल पर सेकेंड, इसे वॉट कहते हैं, वॉट। लेकिन इसके अलावा शक्ति का एक अन्य मात्रक होता है अश्व सामर्थ्य या अश्व शक्ति। तो इसको एक अश्व शक्ति में 746 वॉट होते हैं, ये आप याद रखेंगे, प्रश्न बनता है एग्जाम में। ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते थे, यहाँ पे क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अंतर थोड़ा सा याद रखिएगा, सीधे प्रश्न बनते हैं। ऊर्जा के अनेक रूप होते हैं, यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी, ऊष्मा प्रकाश, ध्वनि ऊर्जा हो जाएगी। हम देखेंगे आगे चल के कैसे ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदलती है माइक्रोफोन से, ये सब भी हम देखेंगे आगे चल के। तो ऊर्जा के अपने आप में अनेक रूप होते हैं और ये एक अदिश राशि होती है, ठीक है, अदिश राशि होती है। इसमें दिशा नहीं होती लेकिन परिमाण तो होता है। इसका SI मात्रक होता है जूल, ठीक है। तो ये ऊर्जा याद रखिएगा। इसके अलावा यांत्रिक ऊर्जा भी होती है एक चीज, यांत्रिक ऊर्जा भी एक अलग ही चीज होती है ऊर्जा से। इसमें क्या होता है, यांत्रिक किसी पिंड को कुछ यांत्रिक कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है, पिंड को कुछ यांत्रिक
किसी पिंड को कुछ यांत्रिक कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। कुछ ऊर्जा ऐसी होती है, दो प्रकार की होती है। ये होती है पहली गतिज ऊर्जा और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? कोई वस्तु स्थितिज अवस्था में, मतलब शून्य की अवस्था में, मतलब वहीं पर एक जगह टिकी हुई है, तो उसमें भी एनर्जी होती है, उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है? कोई चीज गति के अनुसार चल रही है तो इसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा उपयोग होता है विद्युत उत्पादन में। आपको पता है बांधों में क्या किया जाता है? बड़े बड़े बांध होते हैं, ये जलप्रपात होते हैं, यहाँ से एक टनल लाई जाती है, यहाँ पाइप लाया जाता है, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे टरबाइन को घुमाया जाता है। टरबाइन को, ये टरबाइन कैसे घूमता है? ये टरबाइन घूमता है इस नोजल के माध्यम से, जो टरबाइन में पानी डाला जाता है। तो यही तो गतिज ऊर्जा है ना। यहाँ से देखिए गतिज ऊर्जा गति कर रहा है, पानी यहाँ पे भी गति कर रहा था, यहाँ पे भी गति कर रहा है, और ये गति करते करते इसका मुख इतना छोटा होता है नोजल का कि बहुत तेजी से पानी निकलता है, और ये जो होते हैं ब्लेड, ये घूमते हैं। ये होते हैं जनरेटर से कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ से बिजली बनती है। आगे जाके ये टावर के माध्यम से बिजली लोगों के घरों तक पहुंचती है, टावर और तारों के माध्यम से। तो ऐसे ही तो होता है बिजली का उत्पादन। तो ये एक प्रोसेस होता है। तो गतिज ऊर्जा का हमने एक अच्छा एग्जांपल लिया। स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है कि कोई चीज स्थिर अवस्था में है तो ये उसमें भी एक ऊर्जा होती है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है इसको इंग्लिश, 1/2 mv², ठीक है। ये इसका सूत्र होता है। इसके अलावा जो स्थितिज ऊर्जा होती है इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसको सूत्र होता है mgh। m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, h ऊंचाई होता है। तो ये आप सारी चीजें याद रखेंगे। जो हमने न्यूटन की गति से संबंधित चीजें पढ़ी, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। आगे चल के एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।